यार आज के इस वीडियो में आप सभी को जैसा कि बहुत लोग डिमांड करते हैं कि इंग्लिश में लाइए, ठीक है। तो चलिए कुछ वीडियो इंग्लिश में भी आपको दिया जाए एमसीक्यू। बाकी जो हिंदी वाले हैं मैं उनको हिंदी में भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे। वीडियो को देखिएगा अच्छे से। चलिए 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लाया गया है और ये 50 क्वेश्चंस मैं बता दूँ कि यह पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, पहले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से क्वेश्चन लाया हूँ, ये क्वेश्चन सभी के सभी स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और देख लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। ओके, कहता है सबसे पहले मैं बता दूं यह 20वां नंबर का एमसीक्यू है। तो इससे पहले अगर आप 19 तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, सभी वीडियो पर नंबर दिए गए हैं। डेली शाम के 6 बजे आपको जो है एमसीक्यू का वीडियो आता है, तो आप लोग जरूर देखें। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, यानी इनमें से कौन सा एक संचारित रोग है, यानी फैलने वाला रोग है। डायबिटीज, डिप्थीरिया, हाइपरटेंशन, क्वास्क्योर। तो आप लोग खुद देख लीजिए, डायबिटीज फैलने वाला नहीं है, हाइपरटेंशन भी फैलने वाला नहीं है, क्वास्क्योर भी कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब एक से दूसरे में संचारित नहीं होता है। तो डिप्थीरिया आपका संचारित रोग है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इनमें से कौन सा एक जो है ट्यूबरकुलोसिस का कॉमन लक्षण नहीं है, ठीक है ना। कॉमन लक्षण नहीं है, यानी ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण इनमें से कौन नहीं है बताना है। ओके, देखिए कफ फॉर 3 वीक और मोर, तो ये बातें सही है। 3 सप्ताह या इससे अधिक अगर खांसी हो तो आपके लक्षण होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। फीवर स्पेशली एट नाइट, रात के समय बुखार आना, ये आपको होता है लक्षण। वेट गेन गलत है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, ये भी लक्षण होता है टीबी में, लेकिन वेट गेन करना ये गलत है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है माय डियर? वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, गलत। वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, गलत। वैक्सीन वायल मॉनिटर, सही। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे है व्हाट इज द प्रीफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डीपीटी वैक्सीन इन्फेंट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आप जो है प्रीफियर कौन सा साइट को करेंगे, ठीक है ना। डॉर्सो ग्लूटियल मसल्स, ग्लूटियल मैक्सिमस मसल, वास्टस लैटरस मसल्स एंड ग्लूटियस मीडियस मसल्स। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है कि ऑल एमोंग द फ्लोइंग, इन सब के बीच में होम अवेलेबल फ्लूइड यानी HAF, यानी घर पर उपलब्ध तरल, कैन बी गिवन टू ए डायरिया पेशेंट एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर आप एक इसमें ऐसा है जो घर पर आपको जो है उपलब्ध नहीं हो सकता है, बाकी आप जो है सब के सब जो है डायरिया पेशेंट में जो है आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है लेमन वाटर, बिल्कुल, बटर मिल्क, शुगर केन जूस, कोकोनट वाटर। तो माय डियर राइट आंसर क्या होगा? डायरिया में क्या हम दे सकते हैं इसमें और क्या नहीं दे सकते हैं? तो देखिए डायरिया में लेमन वाटर दे ही सकते हैं, कोकोनट वाटर दे ही सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, कह रहा है देख लीजिए, ऑल एमोंग द फ्लोइंग, इन सब के बीच में घर पर उपलब्ध तरल हम दे सकते हैं डायरिया पेशेंट में, सिवाय किसके, यानी सिवाय किसके जो है हम जो है बाकी सब तो देंगे ही, सिवाय किसके हम नहीं दे सकते हैं। तो लेमन वाटर घर पर उपलब्ध होता है, बटर मिल्क भी घर पर उपलब्ध हो सकता है, ठीक है, कोकोनट वाटर भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन शुगर केन के लिए आप घर पर कहाँ से उपलब्ध करेंगे? शुगर केन को तो आपको प्रॉपर लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर जिनको नहीं पता है डीपीटी वैक्सीन का प्रीफियर साइट जो है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वास्टस लैटरिलस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे है द सजेस्टेड डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज, 9वें महीने के एज पर आप जो है विटामिन ए के कितने खुराक जो है आप जो है दे सकते हैं, ठीक है, ये है। तो 2 लाख यूनिट, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख और 50,000। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 लाख यूनिट। ओके, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे है यहाँ पे फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स, डेलेरियम एंड रोज कलर्ड रेस इंडिकेटेड द डिजीज, मतलब किस डिजीज में बुखार होता है, पेट में टेंडरनेस यानी पेट में तनाव, ठीक है, पल्स रेट स्लो होता है, डेलेरियम होता है, एंड रोज कलर रेसेज यानी गुलाबी कलर का धब्बा जो है बनता है, किस जो है आपके
बीमारी में, ये पूछ रहा है किस रोग में। तो माय डियर किस में, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनेस एंड चिकन पॉक्स। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मीजल्स में। मीजल्स में फीवर, एब्डोमिनल टेंडर, स्लो पल्स रेट, डिलीरियम एंड रोज कलर रेस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, लेप्रोसी इज कॉज बाय, लेप्रोसी किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के द्वारा। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, 9 है, विच फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग इज कंट्रा इंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट वोमेन। कहता है कि फर्स्ट लाइन का एंटी टीबी ड्रग कौन सा है जो एक प्रेग्नेंट वोमेन के लिए कंट्रा इंडिकेटेड है, मतलब उसके लिए अनिर्देश है, नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आइसोनिजाइड है, इथाम्बुटॉल है, पैराजिनामाइड है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो माय डियर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है बच्चे को यह आँख में समस्या कर सकता है, इसलिए यह ड्रग जो है नहीं देना चाहिए, समझ गए, प्रेग्नेंट वोमेन को। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक्स आर, स्ट्रोक्स का लक्षण क्या होता है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन एंड डिफ़िकल्ट इन स्पीच, सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस, डिफ़िकल्ट इन स्वालोइंग एंड फेस ड्रॉपिंग। देखिए स्ट्रोक लगने पर आघात, जो घात लगता है, ठीक है ना, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, तो बोलने में भी समस्या होता है, ठीक है, सीवियर हेडेक और डिजीनेस भी होगा, एंड स्वेलिंगी निगलने में और फेस ड्रोपिंग में भी समस्या होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। अब ये स्ट्रोक होता क्या है, देखिए स्ट्रोक होता है कि जब आपके ब्रेन में ब्लड का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है या कम जाता है, तो आपका जो ब्रेन का सेल होता है धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, जिससे व्यक्ति का प्रभावित होता है ब्रेन। तो जब ब्रेन प्रभावित होगा तो बोलने में भी समस्या, सिर दर्द, ठीक है, फेस का भी कंट्रोल जो है कमेगा, निगलने में भी परेशानी आएगा, तो ये सारे चीज़ें होता है। आगे बढ़ता हूँ, 11 है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऑकवर्ड सीन। कहता है जेस्टेशनल जो है आपके डायबिटीज़ ऑकवर्ड सीन, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट, एल्डरली पॉपुलेशन एंड प्रेग्नेंट वोमेन। यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऑकवर्ड सीन किसमें जो है आपके संभावना होता है, तो जेस्टेशनल जो होगा वह प्रेग्नेंट वोमेन इज द राइट आंसर, ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 12 नंबर है, कहता है हाउ डोज कैंसर स्प्रेड इन द ह्यूमन बॉडी। यानी एक मनुष्य के शरीर में कैंसर कैसे फैलता है, थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, स्किन, बोथ लिम्फेटिक सिस्टम एंड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा माय डियर, राइट आंसर अपना डी होगा। कैंसर जो होता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा फैलता है, बातें ध्यान में रख लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूँ, द कॉमन मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर इन द कम्युनिटी। समाज में जो है सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए कॉमन विधि कौन सी है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड स्मीयर है, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसेटिक एसिड है और सिटी स्कैन है। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर अपना जो होगा विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसेटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ, 14 नंबर का है, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डूइंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। यानी हाउ मेनी स्टेप्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में जो है कितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में। तो जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता है कि कितने स्टेप्स होते हैं, 4, 5, 2, 3। तो आप लोग को पता है 5 स्टेप्स होते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में। 15 क्वेश्चन है। अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अस्थमा को हम किससे बचाव या रोकथाम कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर ऑल एलर्जेंस, टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, नॉन ऑफ द एबव। तो माय डियर इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर अस्थमा को हम जो है प्रिवेंट रोकथाम कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के एलर्जी से रोकथाम करके, ऑप्शन नंबर ए। अब अस्थमा किन्हीं को डस्ट के कारण, किन्हीं को कुछ चीज़ के एलर्जी से कारण भी हो सकता है, तो उसको रोकथाम करके आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे है 16 है, बेटा ब्लॉकर कैन, ठीक है, एसी इनहिबिटर्स आर प्रिस्क्राइब फॉर द मैनेजमेंट। किसके मैनेजमेंट के लिए बीटा ब्लॉकर एंड एसी इनहिबिटर्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है, किसके प्रबंध के लिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सीओपीडी, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो राइट आंसर हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के जो मरीज होते हैं उनके लिए बीटा ब्लॉकर और एसी इनहिबिटर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ओके।
एकदम अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर फैट सोलूबल विटामिन एक्सेप्ट, कहता है कि यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन है सिवाय इसके, किसके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। ये तीनों विटामिन जो है ए, डी, ई, यह आपके फैट में सोलूबल है विटामिन सी के सिवा। विटामिन सी के सिवा इस सब के सब फैट में घुलनशील है। विटामिन बी और सी वाटर सोलूबल है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन का ज़रूरत पड़ता है ब्लड क्लॉटिंग में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। आप सबको पता है विटामिन के का ज़रूरत पड़ता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड ऑफ पेशेंट सफरिंग विथ, मतलब ORS जो थेरेपी होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यह किस प्रकार के किस कष्ट से जूझ रहे मरीजों के लिए जो है रिकमेंड की जाती है। कॉलेरा, टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हैजा। कोलेरा जो होता है इससे रिकमेंड की जाती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कोलेरा में, बाकी टिटनेस में नहीं, ट्यूबर में नहीं, टाइफाइड में नहीं। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ पे है आप सभी के बीच में 20वां क्वेश्चन है। विच प्रोसीजर विल हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक PPH। आपको पता होगा कि PPH का प्रकार है एटोनिक, ठीक है ना, पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है। आप इसका किस प्रोसीजर से मदद मिलता है PPH को जो है आपको एटोनिक PPH को मैनेजमेंट करने में? यूटेराइन मसल्स डिलेट करके, बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, सुचर ऑफ सर्वाइकल एंड वेजिनल टीयर्स, इंट्रावेजिनल पैकिंग। अब किसके द्वारा PPH एटोनिक PPH को मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस प्रोसीजर के द्वारा? तो माय डियर, जो आपका ए है बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, इससे आप एटोनिक PPH को मैनेजमेंट कर सकते हैं इस प्रोसीजर के द्वारा। बाई मैनुअल में होता यह है कि हम यूट्रस को कुछ देर दबा के रखते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं, जिससे जो ब्लड है PPH जो है वो कमता है, ठीक है ना, प्रेशर पड़ने से, दबाव पड़ने से। आगे है इन एक्लेम्सिया में द इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, कहता है कि एक्लेम्सिया में प्रारंभिक डोज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का कितना होना चाहिए, वो भी किस जगह पे हम लोग देते हैं। देखिए 5 ग्राम्स इन ईच बटक, यानी प्रत्येक बतख में 5 ग्राम, 10 ग्राम इन ईच बटक, 10 ग्राम्स इन सिंगल बटक, 5 ग्राम इन सिंगल बटक। माय डियर, मैं बता दूं आपको कि जो एक्लेम्सिया में दौरा से रोकने के लिए जो MgSO4 इंजेक्शन दिया जाता है या इंट्रामस्कुलर में तो दिया जाता है, बट कितना डोज में? 5 ग्राम इन ईच बटक, यानी प्रत्येक बटक में 5 ग्राम दिए जाते हैं। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। 22 है। इन शॉक मतलब आघात में 1 शुड प्रीफियर नॉट यूज, यानी आघात में हमें एक क्या प्रीफियर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोज 5%, रिंगर लैक्टेट। तो माय डियर, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डेक्स्ट्रोज 5G होगा। अब आप लोग बताइए कि डेक्स्ट्रोज 5% का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? अगर शॉक में उपयोग नहीं करेंगे तो हम इसको उपयोग कहाँ करेंगे? बाकी आप लोग नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट ये सब कर सकते हैं शॉक में, लेकिन डेक्स्ट्रोज 5% नहीं कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ है? कमेंट कीजिए। आगे है 23 है। इन ए क्राइंग बेबी, मतलब एक रोते हुए शिशु में व्हेन शुड द कोड बी क्लैम्प्ड नॉर्मली, यानी एक बच्चा रो रहा है तो आप उसको कोड का क्लैम्प जो है आप नॉर्मली कब कब करना चाहिए? 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, यानी 10 मिनट डिलीवरी के बाद, इमीडिएट डिलीवरी के बाद, या एक बार जब कोर्ड का पल्सेशन स्पंदन रुक जाए तब, या फिर डिलीवरी प्लेसेंटा निकल जाने के बाद आप कब जो है कोड का क्लैम्प करेंगे नॉर्मली? कब करेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक बार जब कोड का पल्सेशन, जब स्पंदन रुक जाए तो आप जो है कर सकते हैं क्लैम्प कोड को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन द थर्मल प्रोटेक्शन फॉर द न्यू बर्न इंक्लूड, कहता है थर्मल प्रोटेक्शन मतलब उष्मीय ताप से बचाने के लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे न्यू बर्न बेबी में, ठीक है ना। थर्मल प्रोटेक्शन मतलब उष्मा जो होता है ना उससे बचाने के लिए, ताप से बचाने के लिए बच्चे में प्रथम स्टेप आप क्या करेंगे ये पूछ रहा है। ड्राइंग द बेबी थ्रूली इमीडिएट आफ्टर बर्थ, ड्राइंग द बेबी थ्रूली आफ्टर द कोड
हैज बीन कट, कवरिंग द बेबी विथ ए क्लीन ड्राई क्लॉथ इमीडिएट आफ्टर बर्थ, कवरिंग द बेबी विथ वार्मेड ब्लैंकेट। कहने का मतलब है कि थर्मल प्रोटेक्शन से बचाने के लिए एक बच्चे में जो पहला कदम होगा कि आप बच्चे को ड्राइंग द बेबी यानी बेबी को सूखा करें, किसके इमीडिएट आफ्टर बर्थ जो है बच्चा को सुखाने का प्रयास करें, ड्राइंग करने का प्रयास करें, ठीक है ना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर का, काउंसलिंग ऑफ IUCD इंसर्शन शुड बी डन, यानी एक ICU इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस लगाने में आप क्या काउंसलिंग करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीनेंटल विजिट, ओनली व्हेन शी इज डिलीवरिंग, ओनली आफ्टर डिलीवरी, कैन बी डन आफ्टर 2 days ऑफ डिलीवरी। यानी आपको काउंसलिंग IUCD का इंसर्शन के लिए कब आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो माय डियर राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीनेंटल विजिट, यानी कोई महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चा होगा ही, तो उसको एंटीनेंटल विजिट जो डिलीवरी से पहले ही विजिट शुरू हो जाता है, उसी समय से हम IUCD का सलाह के लिए उसे IUCD लगाने के लिए हम उसे काउंसलिंग करने शुरू कर देते हैं। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, ए मदर शुड बी एसेड फॉर द फ्लोविंग विद इन 1 hour ऑफ द डिलीवरी, ए मदर शुड बी एसेड फॉर द फ्लोविंग विथ 1 hour ऑफ डिलीवरी, यानी एक माँ को क्या आकलन करना चाहिए 1 घंटे के डिलीवरी के बाद, ठीक है ना। 1 घंटे के डिलीवरी में क्या जो है उस एक मदर को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग, टेम्परेचर, यूटेराइन कंट्रैक्शन, ऑल ऑफ दीज। माय डियर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 घंटे के डिलीवरी के अंदर एक माँ में जो देखने को मिलता है वह एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होता है, टेम्परेचर भी जो है देखा जा सकता है, यूटेराइन कंट्रैक्शन भी आपको विद इन 1 घंटे तक जो है देखते रहना पड़ता है एज ए हेल्थ वर्कर, क्योंकि इस 1 घंटे डिलीवरी के विद इन 1 घंटा में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है, टेम्परेचर अप डाउन भी हो सकता है और यूटेराइन कंट्रैक्शन भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द रूम टेम्परेचर इन द लेबर रूम, लेबर रूम में क्या जो है रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए लेबर रूम का, ठीक है ना, ये पूछ रहा है हमसे। माय डियर इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, 26 से 28, 30 से 35, 20 से 25। तो मैं न जाने कितना बारे बता चुका हूँ, 26 से 28 आपका इसका राइट आंसर। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम का है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ आपको। ओके, देखिए, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन फॉर एन एडल्ट, एक एडल्ट में छाती का दबाव कितना होना चाहिए। जब हम CPR देते हैं तो आपको पता, जब हम CPR देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि CPR देने में हम छाती को कितना कंप्रेस अंदर तक दे सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 सेंटीमीटर कंप्रेस कर सकते हैं। आगे है द साइन ऑफ इंक्रीज ICP इन ए चाइल्ड, एक बच्चे में क्या साइन दिखेगा जब ठीक है ना, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से 18 मंथ ओल्ड, यानी एक 18 माह का बच्चा है तो उसमें ICP इंक्रीज करने पर कौन सा लक्षण दिखाई देगा, इंक्रीज इरिटेबिलिटी, नैरो पल्स प्रेशर, पिन पॉइंट पपिल्स एंड टेकीकार्डिया। क्या दिखाई देगा माय डियर, तो दिखाई देगा अपना, वह दिखाई देगा इंक्रीज इरिटेबिलिटी। जब एक बच्चे में ICP लेवल बढ़ेगा तो उसमें जो है इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, आगे है क्वालिटी एश्योरेंस रिफर टू, यानी क्वालिटी किसको रिफ़र करता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्वालिटी किसको जो है रिफ़र करता है, तो आपको जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का, मेजरमेंट स्केल का, इवेल्युएशन स्केल का, रेटिंग स्केल का। तो क्वालिटी आपके हेल्थ में आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को बताता है। एक अच्छे देखभाल, एक अच्छे प्रैक्टिस को क्वालिटी एश्योरेंस करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंटेड इन, लैंगरहैंस का दीपिकाएँ कहाँ पे उपस्थित होता है, ये 10वां से 8वां से ही पढ़ते आ रहे हैं। ब्रेन, स्टोमिक, ओवरी, पैंक्रियाज, तो ये अग्नाशय में उपस्थित होता है, ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ता हूँ, 32 है मिसेज लीला हैज प्लेसेंटा प्रेविया, द मोस्ट लाइकली सिम्टोम सी विल प्रेजेंट इन, कहता है एक मिसेज लीला है और मिसेज लीला में प्लेसेंटा प्रेविया है, तो उसमें कौन सा लक्षण जो है मोस्टली देखा जाएगा। आपको सीधा सीधा पूछा गया है प्लेसेंटा प्रेविया का
मोस्ट कॉमन लक्षण पूछा गया है, समझ लीजिए बातें को। देखिए तो प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग, ए बोर्ड लाइक एब्डोमिनल, इंटरमिटेंट पेन विथ स्पॉटिंग, ए डल पेन इन द लोअर एब्डोमिनल। देखिए जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो स्टार्टिंग मोस्ट कॉमन यही होता है, पता भी नहीं चलेगा और पेन होता रहता है विदाउट ब्लीडिंग का, चूँकि गर्भ में महिला रहती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया अपरा सम्मुख जो होता है इसमें प्लेसेंटा में लोअर एब्डोमिनल में दर्द तो होता है बट वो ब्लीडिंग पेनलेस ब्लीडिंग होता है, यानी बिना दर्द के जो है ब्लीडिंग होता है, समझ लीजिए। ए प्लेसेंटा प्रीविया में बिना दर्द का ब्लीडिंग होता है, जबकि ज़्यादातर केसेज में प्रेगनेंसी में दर्द के साथ में भी ब्लीडिंग होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होता है लेकिन दर्द नहीं होता है। ओके चलिए आगे है 33 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट रिजल्ट इन यूजफुल टू एक्सेस द लीवर फंक्शन। लीवर फंक्शन के एक्सेस करने के लिए कौन सा जो है टेस्ट उपयोगी होता है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्रिएटिनाइन क्लियरेंस टेस्ट, सीरम ट्रांसमिनेज टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। तो आपको पता है कि सीरम ट्रांसमिनेज जो होता है वह आपका जो SGPT होता है उसको जांचने के लिए किया जाता है और ये LFT फंक्शन टेस्ट के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा माय डियर? वो होगा सीरम ट्रांसमिनेज टेस्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके आगे बढ़ता हूँ। आगे नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट क्वेश्चन है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूटेड एट ब्लॉक लेवल, यानी पंचायती राज संस्थान जो ब्लॉक लेवल पर हो वह कौन हो? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति, यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत राज का कौन सा अंग होता है ये बताना है। आप लोग कम्युनिटी हेल्थ में पढ़े होंगे। तो राइट आंसर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होता है। 35 क्वेश्चन है, इन एडल्ट ड्यूरिंग ईयर इरीगेशन, ठीक है, ईयर इरीगेशन समझ लीजिए बातों को, टू स्ट्रेटन द ईयर कैनाल होल्ड द पिना। कहता है एक एडल्ट में ईयर इरीगेशन के समय, ठीक है, ईयर कैनाल होल्ड होता है पीना में, अपवार्ड किसवार्ड, डाउनवार्ड बैकवार्ड, स्ट्रेट बैकवार्ड, अपवार्ड एंड बैकवार्ड, किस में आपको बताना है। तो ईयर इरीगेशन के समय जो ईयर कैनाल है उसको हम किस पोजीशन में जो है हम करके रखेंगे? तो उसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, अपवार्ड एंड बैकवार्ड, ऐसे करके हम इरीगेट करते हैं। 36 है, हीट रेगुलेशन सेंटर इज, हीट किसके द्वारा जो है नियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल न्यूक्ली एंड सेंट्रल कॉर्टेक्स, किसके द्वारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस के द्वारा हीट ताप को रेगुलेट किया जाता है। इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट इन लैटरल फॉर्निसेज ऑफ वेजिना इन प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। कहता है कि पल्सेशन बढ़ना, महसूस करना लैटरल फॉर्निसेज में वेजिना के प्रेगनेंसी में, यह किसके टर्म को बताता है? यानी वेजिना के लैटरल फॉर्निस में पल्सेशन अनुभव करना यह किस साइन को बताता है? तो जो लोग साइन पढ़े होंगे प्रेगनेंसी का उनको पता होगा कि चैडविक साइन और सिएंडर साइन, गॉडविल साइन, हेगर साइन। तो आप लोग बताइए, जो लोग पढ़े हैं आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दूं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, और सिएंडर साइन इज द राइट आंसर। आगे मैं बढ़ता हूं। प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट। कहता है कि आपको अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए सबसे ध्यान देने वाला जो प्रायोरिटी है वो कौन सा होता है? न्यूट्रिशन का, एलिमिनेशन का, एयरवे पेटेंसी का, एक्सरसाइज का। तो कौन सा होगा? तो देखिए एक पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो सबसे पहले प्राथमिक बनता है एयरवे यानी वायु मार्ग को सही करने का। ठीक है। 34 है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूटेड एट ब्लॉक लेवल, बता दिए पंचायत समिति। 35 भी हो ही गया है, अपवार्ड और बैकवार्ड करके रखेंगे ईयर कैनाल को। 36 भी हो ही गया, 37 भी आपका हो ही गया, 38 हो ही गया, दोबारा है। 39 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इन द फर्स्ट 48 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ए पेशेंट विथ फुल थिकनेस बर्न ओवर 30% ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड प्रिवेंटिंग। कहता है प्रथम 48 घंटे में कोई 30% जला हुआ मरीज है, एकदम गहरा जला हुआ मरीज है, बॉडी के 30% भाग जला हुआ है, तो अस्पताल में भर्ती के पहले 48 घंटे जो होगा आप किस चीज़ से उसे बचाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि गंभीर जला हुआ मरीज में
प्रथम 48 घंटे में आप किस चीज़ से उसे बचाएंगे, किस चीज़ का उसको खतरा रहेगा, ठीक है, एक गंभीर जला हुए में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निमोनिया, शॉक, कंट्राक्योर्स एंड हाइपरटेंशन। देखिए, एक मरीज जब गहरा रूप से जलता है तो सबसे पहले बेहोश होता है, सबसे पहले उसे आघात, शॉक लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का जो लिक्विड होता है, तरल होता है, नष्ट हो गया रहता है। तो उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, तरल पदार्थों की कमी से शॉक जो है लगने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 40 क्वेश्चन है, डिस्फेजिया इज ए डिफिकेट दैट कॉज डिफिकल्टी। कहता है डिस्फेजिया जो है किसके गड़बड़ी के कारण जो है आपको क्या हो सकता है, डिस्फेजिया में गड़बड़ी किस कारण से आपको क्या कठिनाई होगा अगर डिस्फेजिया होता है तो, ठीक है। तो डिस्फेजिया होता है माय डियर, तो आपको डिस्फेसिया है, देख लीजिए, डिस्फेजिया एगो अलग होता है, जो निगलने में कठिनाई होता है वो अलग है, यहाँ पे डिस्फेसिया है। तो डिस्फेसिया में कठिनाई ये होगा कि बोलने में समस्या आएगा, ठीक है, बाकी ये सब नहीं होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, पैंक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, लीवर। कौन नहीं जानता है इसका आंसर कमेंट कीजिए। आगे है इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। कहता है आयोडीन की कमी के कारण थायराइड जो है ग्लैंड का बढ़ जाना, यह क्या कहलाता है, इस चीज़ को बताना है। तो क्रिटिनिज्म, ग्वाइटर, हाइपरथायराइज्म, ग्रेव्स, ऊपर अभी पढ़े है ना, ग्वाइटर में घेगा रोग जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना। आगे बढ़ता हूँ। 43 है, इन्हें देख लीजिए, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिटेड द डिजीज आर टर्मेड एज। कहता है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो ट्रांसमिट होता है रोग, यह किससे हम लोग जो है परिभाषित करेंगे, ये बताना है। इनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो ट्रांसमिटेड होता है उसे हम किस रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉपलेट, डस्ट, फोमाइट्स एंड रिजर्वायर। तो इसका राइट आंसर फोमाइट्स, जो कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ट्रांसमिट से होता है। 44 है, पर्सन और एनिमल और ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द इन्फेक्टियस एजेंट इज ट्रांसमिटेड। कहता है चाहे वो व्यक्ति हो, जानवर हो या कोई वस्तु हो, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन फैलता हो, ट्रांसमिट होता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एजेंट, होस्ट, सोर्स, रिजर्वर, ठीक है। तो राइट आंसर सोर्स, स्रोत जहाँ से आपका, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, जानवर हो, कोई वस्तु हो, जहाँ से इन्फेक्शन आपके अंदर आता है या किसी के अंदर, तो उसे हम लोग सोर्स बोलते हैं, ठीक है, स्रोत बोलते हैं। आगे है 45 है, इन्फेक्शन ऑकरिंग इन ए पेशेंट वाइल इन ए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर एजेंसी। कहता है कि संक्रमण जो है एक मरीज में हॉस्पिटल में, ठीक है, हॉस्पिटल जनित संक्रामक या हेल्थ केयर एजेंसी के में जाने के बाद इन्फेक्शन जो फैलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो आप खुद समझिए, हॉस्पिटल में जाए, किसी अस्पताल में जाए कोई रोगी और वहाँ से उसे इन्फेक्शन हो जाए अस्पताल में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं, जिसे नोजोकोमियल संक्रमण इंग्लिश में कहते हैं, ओके। 46 है, ए वाइड स्प्रेड, देख लीजिए, ए वाइड स्प्रेड ऑकुरेंस ऑफ एन इन्फेक्टियस डिजीज इन कम्युनिटी एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। एक दिए गए समय में अगर वाइड स्प्रेड और तेज़ी के साथ विस्तृत रूप से अगर संक्रमण एक समुदाय में फैलता है एक टाइम पीरियड में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक टाइम पीरियड में किसी समुदाय में तेज़ी के साथ इन्फेक्शन फैलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक और स्पोरेडिक। तो एक समय में तेज़ी के साथ इन्फेक्शन किसी समुदाय में फैलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे है प्रोपोनेंट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है ना। कहता है प्रोपोनेंट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यह कौन दिया था, इस चीज़ को हमको बताना है। तो माय डियर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन एंड रॉबर्ट ब्राउन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुइस पास्चर ने प्रोपोनेंट ऑफ जर्म थ्योरी दिया। आगे है 48 है, व्हाट डज BMW स्टैंडर्ड फॉर? BMW, वो BMW नहीं, कार वाला नहीं। बायोमेडिकल वेस्ट, बेसिक मेडिकल वेस्ट, ब्लड मेडिकल वेस्ट, बायो मैन पावर वेस्ट। राइट आंसर बायोमेडिकल वेस्ट, BMW का फुल फॉर्म। अब आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना बच चुका है। वैक्सीन प्रोड्यूस, वैक्सीन क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि वैक्सीन क्या प्रोड्यूस करता है। तो वैक्सीन नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो वैक्सीन जो होता है
उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज मैंने 49 क्वेश्चन आपको बता दिया। आप लोग ईमानदारी से बताइए, ये एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम स्टाफ नर्स में पूछे गए हैं। तो आप बताइए 49 में आप कितना का जवाब देने लायक थे। अगर इस 49 में 35 से अगर आप जवाब कम दिए हैं या देते हैं, या आपको 35 से कम आ रहा था, तो आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आपको बिहार स्टाफ नर्स में जॉब सिलेक्शन हो पाएगा, वरना मुश्किल है। तो थ्योरी पर फोकस करें तो क्वेश्चन बनेंगे थ्योरी टाइप, थ्योरी पर नहीं फोकस करेंगे तो जो रटा रटायर आप एमसीक्यू देखेंगे एग्जाम में पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो आपसे नहीं बनेगा। तो थ्योरी पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, धन्यवाद।